अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं श्वेता भट्टाचार्य आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। अधिक लाभ लेने हेतु ग्लैडियोलस की उन्नत प्रजातियों और बुआई पर जानकारी। बेबीकॉर्न और स्वीट कॉर्न की खेती पर सफल किसान की कहानी। हमारे देश में जहां खेती को आजकल घाटे का सौदा माना जाता है और देश में हर साल हजारों किसान तंगहाली से मजबूर होकर आत्महत्या तक कर लेते हैं, वहीं हरियाणा राज्य के जिला सोनीपत के अटेरना गांव में एक छोटे से किसान कमल सिंह ने अपनी मेहनत और आधुनिक खेती को अपनाकर अपनी आमदनी लाखों रुपए कर ली है। देश में ही नहीं, अब कमल सिंह की पहचान विदेशों में भी प्रगतिशील किसान के रूप में होती है। हर साल विदेशी किसान उनके पास आकर बेबीकॉर्न और स्वीट कॉर्न के उत्पादन की जानकारी लेते हैं। कृषि क्षेत्र में उन्हें राज्य और केंद्र सरकार ने कई बार सम्मानित भी किया है। तो आइए जानते हैं उनकी सफलता की कहानी। सोनीपत के अटेरेना गांव निवासी कमल सिंह चौहान के पास महज 3 एकड़ जमीन है और उसी जमीन में खेती कर कमल सिंह चौहान लाखों रुपए महीना कमाते हैं। 52 साल के कमल सिंह ने 1995 में LLB किया था, लेकिन वकालत का पेशा न अपनाकर उन्होंने खेती बाड़ी शुरू कर दी। 1997 में कमल सिंह ने बेबी कॉर्न की खेती करना शुरू किया, जिससे उन्हें अच्छी खासी आमदनी होने लगी और इसी से पैसा कमाकर उन्होंने स्वीट कॉर्न की खेती भी शुरू कर दी। कमल सिंह चौहान अब करीब 2 लाख रुपए महीना कमाते हैं। विदेशों से भी हर साल किसान उनके यहाँ बेबी कॉर्न और स्वीट कॉर्न की खेती की जानकारी लेने के लिए आते रहते हैं। 1997 में मैंने बेबी कॉर्न की खेती यहाँ शुरू की थी। शुरू में 1-2 साल तक मैं अकेला करता रहा। उसके बाद मेरे पड़ोसी किसानों ने बेबी कॉर्न की खेती शुरू कर दी और फिर इस खेती को सारे गांव ने अपना लिया। इस खेती से जो किसानों को फ़ायदा होया हमारे गांव में, मुख्यतः जो किसान चारे के लिए ज्वार बोते थे तो उनको सारा साल हरा चारा मिल जाता है, क्योंकि बेबी कॉर्न का जो हरा चारा निकलता है वो पशुओं के लिए बहुत ही बढ़िया चारा है। और आम गुठलियों के दाम वाली बात है कि चारा मिल रहा है और साथ में जो बेबी कॉर्न निकाल के मंडी भेजते हैं उससे किसानों को अच्छी आमदनी होती है। इस बेबी कॉर्न की खेती में जो खर्चा है वो लगभग 10,000 के बराबर है। 10,000 रुपये प्रति एकड़ होता है और आमदनी जो है वो 30,000 से 1 लाख रुपये तक की बेबी कॉर्न हम जो है एक फसल पे बेच सकते हैं और एक साल में इसकी 3 फसल ली जा सकती है। तो इससे एवरेज जो फायदा है किसान को वो प्रति एकड़ 1 लाख रुपए का प्रति वर्ष हो जाता है। कमल सिंह बताते हैं कि उनके बाद गांव के कई किसानों ने बेबी कॉर्न और स्वीट कॉर्न उगाने की शुरुआत की। साल में 3 बार बेबी कॉर्न की फसल को उगाया जाता है, जिससे सारा खर्च निकलने के बाद भी किसान 1 लाख से ज्यादा की आमदनी कर लेता है। किसान अपनी फसल को दिल्ली की मंडी में बेचकर अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं।
मैं अटेरना गांव का किसान हूँ। हमारे यहाँ बेबीकॉर्न की खेती होती है। कंवल सिंह प्रधान ने स्टार्टिंग करी थी हमारे गांव में, कंवल सिंह प्रधान लाए थे। इसमें इनकम जी हम 1-1.5 लाख रुपए एकड़ में सारा खर्चा काट के बचा दें 1 साल में। और हम अपने बच्चों की पहले बलक शादी में भी दिक्कत पड़े थी, अब बहुत अच्छी था शादी, एकड़ वाला भी शादी बढ़िया कर देता है इस बेबीकॉर्न के। उससे हमारे गांव में बहुत मुनाफा है। तकरीबन सब किसाने करने लगे बेबीकॉर्न, और सब्जी को कम करते, बेबीकॉर्न ही ज्यादा करते। कमल सिंह किसान ने गांव में ही बेबीकॉर्न और स्वीट कॉर्न की प्रोसेसिंग कर उसकी पैकिंग फैक्ट्री भी लगा ली है। अगर किसान को उसकी फसल के दाम मार्केट में अच्छे ना मिले तो उसकी पैकिंग कर बेचा जाए, जिससे किसानों की मार्केट जाने की दिक्कत भी खत्म हो जाती है। चाहूँगा कि यहाँ के किसानों को एक बहुत बड़ा फायदा ये है कि यहाँ से आज़ादपुर सब्जी मंडी केवल मात्र 25 किलोमीटर दूर है। किसान अपनी बेबीकॉर्न को मंडी ले जाते हैं और कई बार मंडी में सस्ता हो जाता है या नहीं बिकती, तो हमने इनका प्रोसेस प्लांट लगाया हुआ है। हमने किसानों की यहाँ कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई हुई है जिसमें 150 के लगभग किसान उसके सदस्य हैं, और सोसाइटी ने अपना प्रोसेस प्लांट लगाया हुआ है। और सभी किसानों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जैसे बेबीकॉर्न का 50 रुपये प्रति किलो मिनिमम रेट दिया हुआ है। किसान मंडी बेचते हैं, मंडी में अच्छा भाव मिलता है। 60 रुपये से यदि 250 रुपये किलो तक का भाव मिलता है तो किसान मंडी बेचते हैं, और यदि 60 रुपये से नीचे आ जाता है तो किसान जो है अपनी प्रोसेस यूनिट को 50 रुपये किलो में बेचते हैं। मंडी में चाहे 10 रुपये किलो हो या 20 रुपये किलो हो, तो भी किसानों का यहाँ 50 रुपये किलो में बेबीकॉर्न लिया जाता है। और इस बेबीकॉर्न को प्रोसेस करते हैं, डब्बा बंद करके पूरे देश की मार्केट में हमारी समिति यहाँ से भेजती है। 2003 में मुझे राज्य सरकार ने उपायुक्त सोनीपत ने सम्मानित किया, जिला लेवल का पुरस्कार दिया। उसके बाद तो कई पुरस्कार दिए, जैसे 2007 में स्टेट लेवल का पुरस्कार मिला, 2009 में IRI पूसा ने अवार्ड दिया, 2010 में भी दिया, और 2012 में हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने दिया। प्रगतिशील किसान के तौर पर कंवल सिंह को साल 2003 में देवीलाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया और 2011 में उन्हें IG रंगा पुरस्कार से सम्मानित किया गया और 1 लाख रुपए की राशि दी गई। वहीं साल 2013 में गुजरात के मुख्यमंत्री और आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें 51,000 की राशि से सम्मानित कर चुके हैं। हाल ही में 24 फरवरी को देश के कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने उन्हें कृषि सम्राट सम्मान से नवाजा और 2,11,000 की राशि दी। कमल सिंह कहते हैं कि किसान मेहनत के साथ सरकार द्वारा दी जाने वाली किसान हितैषी योजनाओं का लाभ उठाए तो खेती से अच्छी कमाई हो सकती है। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे हैं महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। जिंदगी गुजर जाती है लेकिन फाइल आगे नहीं बढ़ती। नल प्यासे हैं, बिल आता है, बिजली नहीं, सड़क भी ढूंढनी पड़ती है। ऐसे होती है नारी की पूजा। कुछ तो सिर्फ मतलब का मसाला खोजते हैं। कब तक सहेंगे और क्यों चुप रहेंगे? रखिए हमारे साथ अपनी बात। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। हम
हमारे प्रदेश में ग्लैडियोलस की खेती करके किसान भाई अच्छी आय कमा रहे हैं। किसान भाइयों, ये समय ग्लैडियोलस की बुआई करने के लिए उपयुक्त वक्त है। अतः हमारे जो किसान इसकी बुआई करना चाहते हैं तो वो बुआई करते वक्त कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखें, आइए जानते हैं एक विषय विशेषज्ञ डॉक्टर विवेक त्रिपाठी से। ग्लैडियोलस के विभिन्न रंगों के फूल आपको बाजार में डंडी के रूप में मिलेंगे, जिनमें लाल, पीला, गुलाबी, सफ़ेद, बैंगनी इत्यादि कलर पाए जाते हैं। जब मई जून में आपका खेत खाली होता है उस समय अच्छी तरह जुताई करके पलेवा लगाकर खेत को छोड़ देते हैं, जिससे कि गर्मी में विभिन्न बीमारियों के कीटाणु और उनके अंडाणु नष्ट हो जाते हैं। तत्पश्चात आप इस समय जुताई करके उसमें गोबर की खाद जो 10 से 15 टन पर हेक्टेयर होती है अच्छी तरह भली भांति मिलाकर खेत को छोड़ देते हैं। तत्पश्चात ग्लैडियोलस की लाल रंग यदि लेना चाहते हैं तो आस्कर, अग्निरेखा, रेड मैजेस्टी या मेलोडी प्रजाति का प्रयोग कर सकते हैं। इसी तरह यदि आप पीले रंग की स्पाइक चाहते हैं तो सपना, पूनम, सनशाइन या कावेरी प्रजाति उसके साथ मनमोहन का भी प्रयोग कर सकते हैं। यदि आप गुलाबी रंग में को पसंद करते हैं और गुलाबी रंग की मार्केट में ज़्यादा डिमांड रहती है, उसके लिए आप फ्रेंडशिप, शोभा, सुचित्रा या समर पर्ल प्रजाति का प्रयोग कर सकते हैं। रही बात अन्य कलर की, जिसमें बैंगनी, जिसके लिए मयूर या कापर किंग प्रजाति प्रमुख है। साथ ही साथ जो सर्वविदित है कॉमन रंग सफ़ेद, जिसके लिए अप्सरा, मनीषा, मोहनी या स्नोकीन प्रजाति का आप प्रयोग कर सकते हैं। प्रवर्धन के लिए आप एक कॉर्म का प्रयोग करते हैं, जिनका आकार 4 से 5 सेंटीमीटर व्यास का होता है। यदि कॉर्म छोटे हैं, 2-3 सेंटीमीटर के हैं, तब भी आप प्रयोग में ला सकते हैं। लेकिन यदि इससे छोटे कॉर्म हैं तो उनको प्रयोग में न लाएं, क्योंकि उनको कहते हैं कॉर्मेल्स, और इनका प्रयोग कॉर्म प्रोड्यूस करने के लिए लिया जाता है। यदि आपके 2-3 सेंटीमीटर आकार के कॉर्म हैं तो इनसे एक स्पाइक आपको कम से कम प्राप्त हो जाती है। जब यदि कॉर्म का आकार 4 से 5 सेंटीमीटर का है तो इससे कम से कम 1 और नहीं तो अधिकतम 3 स्पाइक पर प्लांट आपको प्राप्त हो जाती हैं। देखिए, कॉर्म प्राप्त करने के लिए आप किसी भी सरकारी संस्थान से प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का उद्यान विज्ञान विभाग में भी आपको मिल जाएंगी, NVRI लखनऊ से भी आपको मिल जाएंगी, और अन्य प्राइवेट नर्सरी से भी आप कलर के अनुसार इच्छित प्रजाति के कॉर्म आप ले सकते हैं। अब जब बात आ जाती है खेत में कॉर्म को कैसे लगाएं, उसके लिए आपने जो मई जून में खेत खुला छोड़ा हुआ है और उसमें गोबर की खाद मिला के इस समय आपने जुताई कर देते हैं। कॉर्म लगाने से पूर्व 1 से 60 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 80 से 100 किलोग्राम पोटास प्रति एकड़ की दर से इस फसल को आवश्यक होती है। उसको कॉर्म लगाने से पूर्व आधी मात्रा आप लगाने समय और आधी मात्रा पुनः स्पाइक निकलते समय 3 महीने बाद आप फसल में छिड़काव के द्वारा दे देते हैं। फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा इसी समय आपको देना अति आवश्यक है। यदि आप जैविक की तरफ बात करते हैं तो 5 से 6 किलोग्राम एजोक्टोबैक्टर या 5 से 6 किलोग्राम एजोस्पेडियम दोनों को मिलाकर भी प्रति हेक्टेयर की दर से आप फसल रोपण से पूर्व दे सकते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि 4 से 5 सेंटीमीटर व्यास के कंदों को ज़मीन पर लगाते हैं। समतल ज़मीन पर आप कॉर्म को 30 से 30 सेंटीमीटर 30 गुणा 20 सेंटीमीटर दूरी पर रख देते हैं। तत्पश्चात उसके ऊपर मिट्टी चढ़ा के आलू की तरह क्यारी बना देते हैं, आलू की तरह मेड़ बना देते हैं, अथवा आप पहले से मेड़ तैयार करके उसमें एक इच्छित दूरी 30 गुणा 30 सेंटीमीटर या 30 गुणा 20 सेंटीमीटर पर कंदों को रोपित करके उस पर मिट्टी चढ़ा देते हैं। जमाव होने पर हल्की सिंचाई करते रहते हैं और इस प्रकार से आप फरवरी, जब आप अगस्त सितंबर में रोपित करते हैं तो फरवरी महीने से आपको स्पाइक मिलना प्रारंभ हो जाती है। कुछ किसान भाई अगेती फसल लेना चाहते हैं, इसके लिए आप अगस्त के अंतिम सप्ताह में भी रोपण कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको ध्यान होगा कि कॉर्म को 2% थायो यूरिया से ट्रीट करके लगाना होगा, जिससे उनकी सुसुप्तावस्था टूट जाती है और वो समय पूर्व अंकुरण दे देते हैं। इस प्रकार यदि आप लेते हैं तो आपको समय से अच्छी तरह खेती करके अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार किसान भाइयों, यदि आप अच्छी तरह से लगाते हैं तो आपको अच्छी 10 से 15 फ्लोरेट्स वाली स्पाइक प्राप्त होंगे और टोटल 1 लाख से 1.5 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर की दर से आपको शुद्ध मुनाफा अंत में हो सकता है। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर टिकी है आपकी खेतीबाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। आजकल सब्जियों में आमतौर पर
सफ़ेद मक्खी का आक्रमण देखने को मिलता है। तो सफ़ेद मक्खी की रोकथाम के लिए एक दवाई आती है कॉन्फिडोर, जो 7.5 मिलीलीटर प्रति 15 लीटर पानी के हिसाब से वो खेतों में छिड़काव करें। जो आजकल आमतौर पर फसलों में रोग देखे गए हैं सब्जियों में, वो जैसे टमाटर में फल सड़न का रोग है जिसको बकाई रोग कहते हैं, या ऊंचे इलाकों में पिछेतर झुलसा रोग भी आ गया है, वह काफ़ी रफ्तार से बढ़ रहा है। इसलिए किसान भाई अपने अपने खेतों में दवाई जैसे रीडोमिल गोल्ड, जिन्होंने अभी तक नहीं किया है वो पहले एक छिड़काव रीडोमिल गोल्ड का कर लें, जो 25 ग्राम प्रति 10 लीटर पड़ेगा, और उसके बाद हर 7 दिन से 7 दिन के अंतराल पर ब्लाइटोक्स जो 45 ग्राम प्रति 15 लीटर पड़ेगा, या डाइथेन M45 जो 25 ग्राम प्रति 10 लीटर के हिसाब से पड़ेगा, उसका छिड़काव करते रहें। अगर रीडोमिल गोल्ड कहीं अवेलेबल ना हो या किसानों को नहीं मिल रहा हो तो वो करजेट M8 एक दवाई आती है, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी 25 ग्राम प्रति 10 लीटर पानी के हिसाब से पड़ेगा। शिमला मिर्च में भी झुलसा रोग आता है जिससे फल भी सड़ जाते हैं, उसकी रोकथाम के लिए किसान भाई ब्लाइटोक्स जो 45 ग्राम प्रति 15 लीटर पड़ेगा, या नीला तोता चूने का घोल बनाकर छिड़काव कर सकते हैं। आजकल समय है बीन की बिजाई का, जो बीन खासकर जैसे कॉन्टेंडर है या फाल्गुनी है, उनका खेतों में लोग बिजाई कर सकते हैं और उससे जो है किसान भाई अच्छा लाभ कमा सकते हैं। उसके बाद जो हमारा पुष्प का है, खासकर पुष्प के लिए किसान भाई जो भी आजकल आगे आने वाली सर्दी के लिए जो तैयार करनी है, जिन्होंने अपनी पौध वगैरह उसके लिए क्यारी बना लें, क्यारी में अच्छी तरह गोबर की खाद मिला दें और उसके बाद क्यारी तैयार करके अगले महीने में उसमें बिजाई कर सकते हैं सर्दियों के फूलों की। बाकी जो आजकल जो फूल हैं उनमें पानी ना खड़ा होने दें और जितने भी पानी जहाँ भी खड़ा हो रहा है उसकी निकासी का प्रबंध करें। और फलों में किसान भाई अपने बगीचों से फल जैसे सेब है या दूसरे फल हैं उनको तोड़ते रहें। जो जिन्होंने ओलावृत जालियां लगाई थी वे जालियां निकाल दें। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कीट वैज्ञानिक सफेद मक्खी को साधारण कीट के रूप में देखते हैं। उन्होंने इस कीट के बारे में बताया कि सफेद मक्खी आमतौर पर अगस्त माह के आरंभ में आती है, लेकिन पिछले कुछ सालों से कम बारिश के चलते यह समय से पहले आ रही है। मच्छर जैसी दिखने वाली सफेद मक्खी का जीवन काल केवल 20 से 22 दिनों का होता है। सफेद मक्खी अंडा बनने के बाद 4 दिन में निम्स निकल आता है और 11वें दिन में वह प्यूपा बन जाता है और प्यूपा में से 5वें दिन में युवा सफेद मक्खी बन जाती है और 48 घंटे में ये मक्खी अपने 70% अंडे दे देती है। सफेद मक्खी पत्तों के नीचे चिपके रहती है। ये लगातार अपने शरीर से चिपचिपा पदार्थ निकालती रहती है। इससे फंगस पत्तों में फैल जाता है और पत्तों पर कालापन छा जाता है। इससे पौधा अपना भोजन नहीं बना पाता है और पौधा पूरे रूप से नष्ट हो जाता है। कीट विशेषज्ञों का कहना है कि किसानों को सफेद मक्खी से निजात पाने के लिए नीम से बने कीटनाशक का प्रयोग करें। पहले छिड़काव के 5 दिन बाद फिर से स्प्रे करना चाहिए, क्योंकि 5 दिन में प्यूपा से फिर से प्रौढ़ मक्खी निकल आती है। किसानों को कीटनाशक का छिड़काव करते समय एक पौधे पर करीब 2.5 लीटर पानी का प्रयोग करना चाहिए, ताकि प्रत्येक पत्ते पर कीटनाशक नीचे तक जा सके। यदि नीम की दवा के बाद भी खेत में सफेद मक्खी दिखाई दे तो डाइमेथोएट का इस्तेमाल कर सकते हैं। सफेद मक्खी का प्रकोप वर्तमान समय में बुआई लेट हुई फसल, कम खाद और कम पानी वाली कपास की पैदावार पर देखने को मिल रहा है। सफेद मक्खी की शुरुआत पौधे के जमीन से निकलने के बाद हो जाती है। सफेद मक्खी के लिए 3 परजीवी हैं,
लेकिन ये परजीवी अगस्त माह में आते हैं, इसलिए किसानों को नीम की कीटनाशक करने की सलाह दी जाती है ताकि सफेद मक्खी से निजात मिल सके और उसके परजीवी भी मरे। कीट विशेषज्ञों का कहना है कि इस बार अनुमान है कि बारिश कम होगी, ऐसे में सफेद मक्खी का प्रकोप काफी देखने को मिलेगा। किसान भाइयों से बार बार कहा जा रहा है कि सफेद मक्खी से बचने के लिए महंगी दवाओं के स्थान पर केवल नीम पर आधारित दवाओं का ही प्रयोग करें। महंगी दवाओं से सफेद मक्खी पर नियंत्रण नहीं पाया जा सकता। केवल नीम की ही दवा का हफ्ते में 2 बार प्रयोग करके ही सफेद मक्खी से बचा जा सकता है। प्रकोप ज्यादा हो तो थायोमिथाक्साम 100 ग्राम प्रति हेक्टेयर और इमिडाक्लोपिड 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर छिड़काव करें। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और कमर्शियल ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। बात हरियाणा की, न्याणा की, स्याणा की, गांव की हो या शहर की, मंत्री की हो या संतरी की, हर छोटी बड़ी खबर देखिए आपकी अपनी बोली में। देखिए मारी बोली मारी खबर हर रोज शाम 6 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। यह परियोजना राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत वर्ष 2010 में हमें केंद्र सरकार द्वारा 5 करोड़ की अनुदान दिया गया। इसके अंतर्गत 1 हेक्टेयर एरिया फूलों की खेती के लिए, जो कि स्पेशली एक्सपोर्ट के लिए तैयार किया गया है। इस परियोजना में गुलाब, कार्नेशन, एल्स्ट्रोमेरिया एवं जरबेरा की खेती की जा रही है। और इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य किसान भाई जो फूलों की खेती कर रहे हैं उनको खूब प्रशिक्षित करके निर्यात के लिए फूल कैसे तैयार किए जाते हैं और समय समय पर उसमें क्या क्या क्रिया की जाती हैं, और विशेषकर पुष्प कटने के बाद उनको कैसे रख रखाव करें, उनको कैसे काटें, उनकी पैकिंग कैसे करें, डिब्बाबंदी कैसे करें और उनको वातानुकूलित वाहन द्वारा उपयुक्त मंडियों में कैसे पहुंचाया जाए, ये सब जानकारी दी जा रही है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य ये है जो पुष्प उत्पादक है हिमाचल प्रदेश के, उनको निर्यात के लिए कैसे प्रशिक्षित किया जाए। हिमाचल प्रदेश से भी फूलों का निर्यात हॉलैंड, इंग्लैंड, यूएसए, सऊदी कंट्रीज, जापान, चाइना को हो, इसमें इनको प्रशिक्षित किया जाएगा। और जैसे कि हमारे पास बहुत ही अच्छी जलवायु है, ज़मीन सस्ती है, लेबर का भी ठीक ठीक हमें मिल रही है, इन सब चीज़ों को जोड़ के अगर हम निर्णय लें कि फूलों की खेती को अपनाएं। मैंने पहले भी कहा है कि हिमाचल प्रदेश में वर्ष 1990 में फूलों की खेती के अंतर्गत 5 हेक्टेयर एरिया था, जो आज बढ़कर 913 हेक्टेयर हो गया है। और 100 करोड़ का हिमाचल प्रदेश में प्रति वर्ष इसमें पैसा कमाया जा रहा है। सरकार के प्रयासों से और हमारे वैज्ञानिक अनुसंधानों से किसानों को लाभ पहुंचे, यही इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य है। और क्योंकि ये परियोजना का जो लगाने का समय था थोड़ा बढ़ गया, लेकिन 3 महीने के अंदर अंदर हमने इसको कवर कर लिया है और अब किसान भाइयों को इसमें प्रशिक्षित किया जाएगा और उनको खूब लाभ मिले, यही इस परियोजना का उद्देश्य। आज हम चर्चा करेंगे कि आंवले की खेती किस तरीके से की जा सकती है। जैसा कि किसान भाइयों आप देख रहे हैं, इस समय हम जहां खड़े हुए हैं वहां हमारे चारों तरफ आंवले के बगीचे लगे हुए हैं।
और ये जो फसल आपको दिख रही है ये हाई डेंसिटी प्लांटेशन पर आधारित है। हाई डेंसिटी का मतलब होता है कि पौधे से पौधे की दूरी बहुत ही कम कर दी जाए। इसका फ़ायदा ये है कि इसमें प्रति बीघा या प्रति एकड़ पौधों की संख्या काफ़ी गुना बढ़ जाती है, तो उससे हमारा उत्पादन भी निश्चित रूप से बढ़ जाता है। तो ये एक कृषि की उत्तम और आधुनिक पद्धति है। तो आंवले में जो है 2.5 फुट के हमारे जो है गड्ढे लंबे, ऊंचे और गहरे खोदे जाएंगे। गर्मी में खोदने से फ़ायदा ये है कि इस समय तेज़ धूप से हमारे जो गड्ढे हैं वो पूरी तरीके से रोगाणु रहित, कीटाणु रहित हो जाते हैं, तो इसलिए हम ये कार्य जो है पहले कर लें। अब जब दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हम किस किस्म के पौधे इसमें रोपें। कुछ किस्म के नाम मैं आपको बता रही हूँ, वो हैं आपकी चकैया है, फ्रांसिस है, हाथीचूल है। अब जो नई किस्में आई हैं वो हैं नरेंद्र आंवला की सीरीज़ की, जिसमें नरेंद्र आंवला 6, नरेंद्र आंवला 4, नरेंद्र आंवला 5, नरेंद्र आंवला 7, नरेंद्र आंवला 10। तो इस तरह से इन किस्मों का हम चुनाव करें। अब जब गड्ढे का हमने खोद लिया तो जैसे ही बरसात शुरू हो जाती है उस समय हम गड्ढे को भरने का कार्य करेंगे। गड्ढे की जो नीचे की हाफ मिट्टी है पहले तो हम उसको डालेंगे, और जो ऊपर की हाफ मिट्टी है उसमें हम समस्त उर्वरक और खाद, जो हमारी गोबर की पकी हुई खाद होती है, वो हमें ऊपर की आधी मिट्टी में मिलाना है। आंवले के केस में हम प्रारंभ में जब हमें रोपना है उस समय हम लगभग इसमें जो नाइट्रोजन की मात्रा है वो 100 ग्राम डालते हैं, जो फास्फोरस की मात्रा है वो 80 ग्राम डालते हैं, और जो पोटाश की मात्रा है वो भी 80 ग्राम डालते हैं। तो ये तो हमारी प्रारंभिक डोज है। इसके साथ साथ जो गोबर की पकी हुई खाद है वो प्रति पेड़ जो है वो कम से कम 20 किलो हमारी गोबर की खाद डलेगी। ये जो है प्रारंभिक अनुशंसा है हमारी खाद और उर्वरक की। इसी तरीके से प्रति वर्ष हमें आंवले के बगीचे में थाले बनाने होंगे, और इसी अनुशंसा को लगभग 4 से 5 साल तक हम इसी तरीके से इसको करते रहें। किसान भाइयों, नए बाग की स्थापना के लिए गुणवत्ता युक्त पौधे की प्राप्ति के लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अवश्य ध्यान दें, जैसे कि पौधे स्वस्थ एवं विश्वसनीय पौधशाला से ही खरीदें। इसके साथ ही समय पर पौधे का ऑर्डर देकर बुक करा लें, जिससे लगाते समय पौधे उपलब्ध हो सके। देशी एवं कलमी पौधे की पहचान भली भांति करा लें, एवं पौधे अधिक आयु के नहीं होने चाहिए। यह देख लें कि पौधे की जड़ें अच्छी तरह हैं या नहीं, साथ ही मिट्टी की पिंडी टूटने न पाए। पेड़ लगाने का सबसे उपयुक्त समय जून के अंतिम सप्ताह से जुलाई के अंतिम सप्ताह तक है। इसे अगस्त माह तक भी लगाया जा सकता है। खेत में रेखांकन के समय पौधा लगाने वाले बिंदुओं पर गड़े खूंटियों के पास पुनः पौधे की जड़ पर लगी मिट्टी की पिंडी के बराबर का एक छोटा गड्ढा खोद लें और सावधानी से पौधों की जड़ को इसमें डालें और किनारे से मिट्टी डालकर दबा दें। पौधा लगाने के तुरंत बाद पानी देना चाहिए। पानी के लिए हम ये समझते हैं कि जब भी हमारे बगीचे को या खेत को, मिट्टी को पानी की आवश्यकता होती है उसके अनुसार हमें उसमें सिंचाई देते रहना चाहिए। और इसके बाद इसका जो प्रति पेड़ जो है इसका उत्पादन है वो लगभग हमारा 1 कुंटल तक उत्पादन निकलता है। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। टसर रेशम पालन में कोया निकालते समय सावधानियां। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ETV हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है annadaata.hr.hp@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800108599 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी वक्त आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं ETV न्यूज हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, खबर ही जीवन है।